हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय क्लास ब्राइट होप्स क्लासेज। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज हम लोग कक्षा 12वीं के अगले क्लास में हम लोग चलते हैं। हम लोग पुष्प के सभी अंगों के बारे में समझ लिया था और फिर हम लोगों ने हम लोगों को अब ये पढ़ना था कि जो निषेचन के पहले जो घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं के बारे में हमें चर्चा करना था कि निषेचन के पहले क्या क्या घटनाएं घटती हैं। तो देखिए, जब आपस में पुष्प के दोनों नर और मादा भाग जो होते हैं, जो वो आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से पहले क्या क्या क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के बारे में समझते हैं। तो देखिए, निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है कि नर जननांग बनते हैं और मादा जननांग बनते हैं। नर जननांग का मतलब होता है कि जैसे जो नर वाला भाग होता है और मादा वाला जो भाग होता है, ये दोनों आपस में जब तक मिलेंगे नहीं तब तक निषेचन की क्रिया संभव नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे जो नर जननांग है यानी पुंकेसर जो है, उस पुंकेसर के अंतर्गत कौन कौन से भाग बनते हैं। तो सबसे पहला बनता है परागकोश। परागकोश अगर जब तक नहीं रहेगा तब तक इसमें परागकण नहीं बनेंगे, यानी कि इस पराग जिससे जो होता है परागकोश, उसी परागकोश यानी परागकोश जो होता है उस परागकोश का बनना एकदम अनिवार्य होता है। उसी को हम लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं। यानी कि उसमें देखिए, लघु बीजाणु धानी क्यों कहते हैं? लघु का मतलब होता है छोटा, बीजाणु का मतलब होता है कि बीज, यानी कि छोटा बीज। तो छोटा बीज क्या होता है? परागकण होता है। परागकण छोटा बीज होता है और परागकण जब तक अकेला है तब तक वो लघु बीजाणु कहलाएगा। परागकण जब तक अकेला है तब तक लघु बीजाणु कहलाएगा। और जब निषेचन की क्रिया होती है, जब वो द्विगुणित हो जाते हैं, जब आपस में मिल जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं गुरु बीजाणु। उसे क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु। लेकिन तब तक वो क्या होता है? लघु बीजाणु। तो लघु बीजाणु जहाँ पे उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं लघु बीजाणु धानी, या कह दीजिए परागकोश। बात एक ही होती है। देखिए, इस लघु बीजाणु के अंदर जो जो संरचनाएं हैं, वो संरचनाएं क्या है? बाह्य त्वचा है। बाह्य त्वचा के बाद है आपका एंडीथीसियम। एंडीथीसियम को हम अंतः स्तर भी कह सकते हैं, और ये मध्य स्तर, फिर उसके बाद टेपिटम। ये 4 परतें होती हैं। इन 4 परतों के बारे में हमें जानना अनिवार्य है, क्योंकि यह बोर्ड की परीक्षाओं में ये पूछता है कि भैया आप बताइए लघु बीजाणु धानी की कितनी त्वचाएं होती हैं। तो उसकी त्वचाएं 4 होती हैं। कौन कौन सी? बाह्य त्वचा, एंडीथीसियम या ठीक है ना, एंडीथीसियम या अंतः स्तर, और एक होता है मध्य स्तर, और एक होता है टेपिटम स्तर। ये 4 स्तरें होती हैं, 4 परतें होती हैं। उसके बाद परागकण या लघु बीजाणु जनन, यानी उसमें परागकण बनता कैसे, यानी जो परागकोश होता है उस परागकोश में परागकण बनता कैसे है, उस चीज़ के बारे में। फिर नर युग्मकोद्भिद। देखिए, लघु बीजाणु जनन कह लीजिए, परागकण कह लीजिए, या कह लीजिए नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद का मतलब क्या होता है कि नर के युग्मक का उद्भव होना नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। तो यहाँ देखिए, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, यानी कि जो परागकण होते हैं उन परागकणों में जो परिवर्तनें आती हैं, जो बदलाव आता है, उस बदलाव के बारे में जानेंगे। उसके बाद आता है परागकोश का स्फुटन। परागकोश का स्फुटन मतलब कि जब तक वो फूटेगा नहीं तब तक उसके अंदर से परागकण बाहर नहीं आएंगे, इतना होता है। ठीक ना? तो इतनी घटनाओं के बारे में आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि नहीं परागकोश क्या है। तो देखिए, परागकोश होता क्या है, ठीक है ना? परागकोश होता क्या है? तो परागकोश जो होता है ना, परागकोश, ये जो परागकोश होता है ना, ये पुष्प के अंदर एक संयोजी उत्तकों के द्वारा द्विपालित, देखिए द्विपालित, यानी कि द्विपालित का मतलब होता है कि 2 पालियों का बना एक ऐसा संरचना होता है कि जिसके अंदर देखिए क्या है कि संयोजी उत्तक। ये मान लीजिए ये कोई पुष्प है, ठीक ना, ये कोई पुष्प है, और इस पुष्प के साथ जुड़ा हुआ एक संयोजी उत्तक के द्वारा द्विपालित शाखाओं का एक परत होता है, या कह सकते हैं कि एक कोष होता है, एक कक्ष होता है, जिसे हम कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? देखिए, स्टार्टिंग से फिर से समझिए। ये कोई पुष्प है और इस पुष्प के द्वारा यहाँ जुड़ रहे हैं, तो जुड़ने को आपस में संयोजी कहते हैं। आपस में जुड़ना मतलब संयोजी कहलाता है। तो यहाँ संयोजी उत्तक के द्वारा बने एक द्विपालित संरचना को हम परागकोश कहते हैं। ठीक है ना? द्विपालित संरचना को हम परागकोश कहते हैं। अब देखिए, ये चारों तरफ से अगर हम देखेंगे, देखिए इधर से भी ये है, फिर इधर से भी है, फिर पीछे से इसके देखेंगे तो भी होगा, फिर इसके भी पीछे से देखेंगे तो भी, यानी कि ये इसकी अगर चारों तरफ से हम देखें तो ये चारों तरफ से दो पालियों में बटा होता है। अगर हम इसको काट देना तो एक पाली यहाँ बनेगा, एक पाली यहाँ बनेगा, फिर एक पाली यहाँ बनेगा, इसके बगल में एक पाली, यानी कि कुल 4 पालियाँ बनती हैं। ठीक है ना? ये 4 कोष्ठकीय या कह सकते हैं 4 कक्षकीय होता है। कितना? 4 कक्षकीय होता है। ठीक है ना? तो ये क्या है? परागकोश किसे कहते हैं? तो
पुष्प से संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ा एक द्विपालित संरचना होता है जिसे हम परागकोश कहते हैं। और यह परागकोश या इस परागकोश को काटने के बाद 4 पाली मिलता है या 4 कोष्ठ मिलते हैं, ठीक ना, 4 कोष्ठ मिलते हैं। ये हो गया हमारा परागकोश। और इसी परागकोश के अंदर हमारा परागकण पाया जाता है। उस परागकण की संरचनाएं या उस परागकण का निर्माण कैसे होता है, उन चीज़ों के बारे में अभी हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन ये परागकोश आप लोग समझ लीजिए कि नहीं, ये संयोजी ऊतक के द्वारा बना एक द्विपालित संरचना होती है जिसे हम परागकोश कहते हैं, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग देखते हैं लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी क्या है? लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी को भी यही कहते हैं कि यानी कि परागकोश। लघु बीजाणुधानी का मतलब क्या है कि देखिए, जो हमारा वो लघु बीजाणु यानी कि परागकण जो है वो लघु है। जो परागकण है ये क्या है? ये हमारा लघु है। लघु क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि ये जो परागकण है ना अभी अयुग्मित है, आपस में मिला नहीं है। अगर मिल जाएगा, जब जोड़े में हो जाएगा तो इसका परिवार बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी ये मिला नहीं है। तो इसके न मिलने के कारण इसे हम कहते हैं लघु बीजाणु। इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? लघु बीजाणु, ठीक है ना। इसे हम लघु बीजाणु कहते हैं। ये लघु बीजाणु है। अब देखिए, जो लघु बीजाणु है, ये लघु बीजाणु जिस धानी में या जिस कक्ष में उपस्थित होता है उस कक्ष को हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी कहते हैं, ठीक है ना। लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं? तो वह कक्ष या वह कोष जिसमें लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, उस कोष को या उस कक्ष को हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो देखिए, लघु बीजाणुधानी जो होता है वो 4 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। वो लघु बीजाणुधानी, मान लीजिए जो परागकोश है ना, ये परागकोश है, मान लीजिए ये परागकोश है, ठीक। ये जो परागकोश है, ये परागकोश 4 चीज़ों से मिलकर के बनता है। सबसे पहले इसकी जो सबसे बाहरी परत होती है, इस बाहरी परत को हम कहते हैं बाह्य त्वचा। क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा। ये जो बाह्य त्वचा होता है ना, ये एक मोटी पतली भित्ति से बना होता है या एक मोटी पतली अस्तर से बना होता है जिसे हम कहते हैं बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा क्या होता है? बाह्य त्वचा देखिए, आपसे पूछेगा कि लघु बीजाणुधानी के बारे में बताइए, लघु बीजाणुधानी पर टिप्पणी लिखिए। तो लघु बीजाणुधानी पर टिप्पणी आप कैसे लिखेंगे कि यह एक लघु बीजाणुधानी को पहले आप कहेंगे कि यह एक संयोजी ऊतक से जुड़ा, पुष्प के द्वारा संयोजी ऊतक से जुड़ा एक द्विपालित संरचना होती है जिसे हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं या परागकोश कहते हैं और उस लघु बीजाणुधानी में 4 संरचनाएं या 4 भाग होते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा मतलब कि सबसे बाहरी परत। बाहरी परत कैसी होती है? तो वो एक मोटी भित्ति से बनी हुई संरचना होती है जिसे हम बाह्य त्वचा कहते हैं। इसके अंदर ये जो एंडीथीसियम है, एंडीथीसियम मतलब अंतःस्तर, इसके बाद 2 परतों वाली एक, देखिए इसके बाद 2 परतों वाली एक झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली को हम एंडीथीसियम या, ठीक है ना, एंडीथीसियम या हम कहते हैं अंतःस्तर। एक बार इसको देख लीजिए। बाह्य स्तर मतलब कि सबसे बाहरी परत। दूसरा क्या है? अंतःस्तर। अंतःस्तर का मतलब होता है कि यह दो परतों से मिलकर के बना होता है और ये सबसे बाहर होता है, एक ही परत इसमें होती है। फिर इसके बाद आपका आता है मध्य स्तर। मध्य स्तर जो होता है वो मध्य स्तर 3 परतों से, ये मध्य स्तर 3 परतों से मिलकर के बना होता है। ये जो 3 परतें हैं, ये 3 परतें जो हैं, ये 3 परतें मध्य स्तर बनाती हैं और ये जो 2 परतें हैं, ये 2 परतें अंतः स्तर बनाती हैं। ये 2 परतें अंतः स्तर बनाती हैं और इसी का जो अंतिम वाला होता है, इस अंतिम वाले पे जीव द्रव्य उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? जीव द्रव्य। और ये जीव द्रव्य जब तक रहता है, देखिए ये जो अंतिम परत है ना, यही अंतिम परत, यानी कि हम परागकोश के सबसे अंतिम स्तर को टेपिटम कहते हैं और वह टेपिटम पर जीवद्रव्य उपस्थित होता है। और वह जो जीवद्रव्य होता है, वह जीवद्रव्य जब तक परागकोश के अंदर रहता है तब तक तो वह परागकोश सही होता है, लेकिन बाद में कुछ समय बाद, ठीक ना, कुछ समय बाद यही जीवद्रव्य सूख जाता है और सूखने के बाद परागकण का निर्माण कर लेता है। क्या होता है? जीवद्रव्य जो होता है वही जीवद्रव्य बाद में सूख करके
परागकण का निर्माण कर लेता है, जिसे हम कहते हैं टेपिटम। टेपिटम वाली अस्तर जो होती है, उस टेपिटम वाला अस्तर थोड़ा सा चिपचिपा होता है, उसमें जीव द्रव्य भरा होता है और वही बाद में सूख करके परागकण का निर्माण करता है। तो ये हमारे चारों त्वचाएं हो गई, चारों परतें हो गई। उसके बाद हम देखते हैं परागकण। परागकण या लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन यानी परागकण का निर्माण कैसे हुआ है? तो ये जो अंतः स्तर थी, जो सबसे एकदम जो सबसे लास्ट वाली परत थी, जिसे हम टेपिटम परत कहते थे, वही टेपिटम परत जब उसमें जीव द्रव्य भरा होता है और वह जीव द्रव्य धीरे 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 सूख करके परागकण का निर्माण करता है। जब वो सूख जाता है तो वही सूख करके छोटे 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 खंडों में टूट जाता है और टूटने के बाद परागकण या लघु बीजाणु का निर्माण करता है। लघु बीजाणु का निर्माण करना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। फिर आगे है नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन मतलब क्या होता है? नर युग्मकोद्भिद का मतलब समझिए। नर युग्मकोद्भिद का मतलब होता है कि नर के युग्मक का उद्भव होना और उद्भव के दौरान परिवर्धन यानी परिवर्तन होना नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। क्या कहलाता है? नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। तो देखिए, नर ये जो होता है ना, इसके अंदर विकास क्या होता है कि ये धीरे 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 ये बढ़ते हैं और बढ़ करके धीरे 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 जब इनके अंदर से पूरा जीव द्रव्य समाप्त हो जाता है, तो पूरा समाप्त होने के बाद ये क्या काम करते हैं कि उसके अंदर से परागकण एकदम परिपक्व हो जाते हैं और जब परिपक्व हो जाते हैं तो वो फूटने के लिए तैयार हैं। और वो फूटन मतलब वो बाहर आने के लिए तैयार। जैसे मान लीजिए अब हम ही हैं, घर में रहते अपने आप को खूब स्वस्थ कर लें, हॉस्पिटल में रहते स्वस्थ कर लें, उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि जब हम परिपक्व हो जाते हैं तो परिपक्वन के बाद हम क्या करते हैं, शरीर से, जैसे जो हम शरीर से अगर परिपक्व हो गए तो हम अस्पताल से, घर से बाहर निकलते हैं ना। उसी प्रकार से ये जो नर युग्मकोद्भिद में परिवर्धन होता है, यानी कि जो परागकण में जो परिवर्तनें आती हैं, उस परिवर्तन में जब ये परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व होने के बाद जो परागकोश होता है, इस परागकोश से बाहर निकलने की इसके अंदर प्रक्रिया होती है। तो जब बाहर यानी कि जब परागकोश में स्फुटन होता है, यानी स्फुटन मतलब होता है कि जब वो फटता है तो परागकण बाहर आ जाते हैं और वही परागकण जब बाहर आते हैं तो वो निषेचन की क्रिया के लिए अब तैयार होते हैं। वो निषेचन की क्रिया के लिए अब तैयार होते हैं। ठीक ना, एक बार फिर से हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। परागकोश किसे कहते हैं? तो वह संरचना जो कि पुष्प से एक संयोजी उत्तक के द्वारा जुड़ा होता है, उस संरचना को हम परागकोश कहते हैं। लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं? तो उसी को परागकोश कह लीजिए या लघु बीजाणु, यानी कि जिसमें लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक ना, जो जिसमें लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है और वह पुष्प से एक संयोजी उत्तक के द्वारा, ठीक ना, एक संयोजी उत्तक के द्वारा द्विपालित ना या यही कह सकते हैं कि द्विपालित संरचना, जो द्विपालित बनी संरचना होती है, उस संरचना को हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। यह लघु बीजाणुधानी जो होता है ये 4 परतों से मिलकर के बनती है। सबसे पहला होता है बाह्य त्वचा, दूसरा होता है एंडोथेसियम, फिर उसके बाद होता है मध्य स्तर, चौथा होता है टेपिटम। बाह्य त्वचा क्या है? यह एक मोटी भित्ति से बनी संरचना होती है जिसे हम बाह्य त्वचा कहते हैं। एंडोथेसियम क्या होता है? तो यह दूसरी परत होती है जो कि 2 परतों से मिलकर के बनी होती है। मध्य स्तर क्या होता है? ये 3 परतों से मिलकर के बनी, और इसकी जो अंतिम परत होती है उस अंतिम परत पे जीव द्रव्य उपस्थित होता है और वही जीव द्रव्य वाली जो परत होती है, उसी जीव द्रव्य वाली परत को हम टेपिटम भी कहते हैं। ठीक ना, उसी जीव द्रव्य वाली परत को टेपिटम भी कहते हैं। और इस टेपिटम पे जो जीव द्रव्य उपस्थित होता है, वह जीव द्रव्य धीरे धीरे सूख करके परागकण यानी लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण करता है। और ये निर्माण के बाद यानी कि जो ये परागकण है, इस परागकण में परिवर्धन होता है। परिवर्धन का मतलब होता है परिवर्तन, यानी कि उसके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आएंगे। परागकण धीरे धीरे उसमें सूत्री विभाजन होगा, सूत्री विभाजन के बाद फिर वो बटेंगे, बट करके फिर वो परिपक्व होते हैं और परिपक्व जब हो जाते हैं तो वो अब परागकोश से बाहर निकलने की उनकी बारी आ जाती है। तो जो परागकोश से बाहर निकलते हैं उसे हम कहते हैं परागकोश का स्फुटन। परागकोश का स्फुटन होता है क्या? यानी कि परागकण बाहर निकल जाते हैं और वो अब निषेचन की क्रिया के लिए तैयार रहते हैं, जिसे हम कहते हैं परागकोश का स्फुटन। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब हम लोग आगे जब मिलेंगे तो अब हम लोग पढ़ेंगे मादा जननांग के बारे में, यानी मादा जनन क्या है, मादा जननांग क्या है, यानी मादा के जनन अंग क्या है, इसके बारे में अब हम लोग आगे मिलेंगे। आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।